यो गाइस, सब ठीक ठाक है। इस बड़े से प्लेनेट पर कहीं एक रेगिस्तानी आइलैंड पर आप सबका स्वागत है। हमें एक औरत बीच पर लाइफ जैकेट पहने लेटी दिखती है। उस जवान औरत का नाम है जेन। वो बेहोश थी और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका दोस्त ब्रैड भी बेहोश पड़ा है। वो दौड़कर उसके पास जाती है और उसे पलटने पर देखती है कि उसके पेट में कोरल का एक टुकड़ा धंसा हुआ है। ब्रैड मुश्किल से ही जिंदा है। जेन डर के मारे मदद के लिए चिल्लाती है पर कोई जवाब नहीं मिलता। वो अपना बैग और लाइफ जैकेट उतारती है और फिर ब्रैड को पानी से और दूर घसीटती है। फिर जेन ब्रैड के पेट से कोरल निकालती है और अपने स्कार्फ से घाव पर दबाव डालती है। फिर वो पास के जंगल में जाती है, एक नारियल ढूंढती है, उसे पत्थर से खोलती है और जल्दी से ब्रैड के पास लौटती है। नारियल का पानी उसके मुंह में डालती है पर उसे पता चलता है कि ब्रैड पहले ही मर चुका है। उसका चेहरा पकड़े हुए वो उसे पुकारती है पर उसका दोस्त जा चुका है, उसे तबाह छोड़ गया है। जिस आइलैंड पर जेन और ब्रैड फंसे हुए हैं वहां एक छोटी सी रेत की पट्टी है जो घने जंगल से घिरी हुई है। जेन दुख में आइलैंड के चारों ओर चलती है, अपना चक्कर पूरा करती है और ब्रैड के शरीर के पास लौट आती है। फिर वो जंगल में घुसती है, एक खुली जगह पर पहुंचती है जहां उसे एक पेड़ से लटकता हुआ बैग और एक लाल कूलर दिखता है। उत्साहित होकर वो फिर से आवाज लगाती है, किसी को देखने की उम्मीद में, पर कोई जवाब नहीं देता। जेन बैग के अंदर देखती है और 1994 की तारीख वाली एक दवा देखकर उसे एहसास होता है कि जो भी उससे पहले यहां था वो बहुत पहले की बात है। कूलर में उसे कुछ कोका कोला की बोतलें मिलती हैं पर जल्द ही वो उसे वहीं छोड़ देती है। आगे बढ़कर एक थर्मस और एक छोटी धातु की पेटी ढूंढती है। पेटी के अंदर उसे ताश का एक डेक, माचिस का एक पैकेट और दूसरी चीजें मिलती हैं। उसे एक छोड़ा हुआ टेंट भी मिलता है जिसके नीचे एक बैग है जिसमें एक पुराना गेम बॉय, एक कार रेडियो, एक किताब और एक टेडी बियर है। जब जेन बीच पर लौटती है तो उसे एक खोखले पेड़ से आवाज आती है और वो जांच करती है तो देखती है कि वो एक ट्रॉपिकल पक्षी है। वो ब्रैड को ढकने के लिए कुछ पत्ते इकट्ठा करती है और चारों ओर देखती है तो उसे रेत और समुद्र के अलावा कुछ नहीं दिखता। उस रात तेज बारिश होती है और वो कुछ पत्तों के नीचे छिप जाती है। जैकेट का इस्तेमाल करके खुद को ढक लेती है। अगली सुबह वो बीच पर फंसी कुछ छोटी मछलियां पकड़ती है, उन्हें उठाती है तो उसे एक मरा हुआ शार्क दिखता है जो आधा कटा हुआ है और उसके शरीर पर गहरे निशान हैं। जेन समुद्र की ओर देखती है, ये सोचते हुए कि ऐसे घाव किसने किए होंगे। वो एक सपाट पत्थर को चाकू के रूप में इस्तेमाल करके मछली साफ करने की कोशिश करती है। ये मुश्किल काम है पर आखिर में वो हार मान लेती है और कूलर के पास लौट आती है। अपनी चीजों के साथ बैठकर वो अपनी डायरी खोलती है और पाती है कि पानी ने अंदर की सारी स्याही मिटा दी है। जेन को जंगल में अपनी और अपने बॉयफ्रेंड की एक फोटो दिखती है। जेन को एक और खुली जगह मिलती है जहां उसे 3 लोगों की कब्रगाह दिखती है जो उससे बहुत पहले वहां थे, जिससे वो डर जाती है। वो बीच पर लौटती है और ब्रैड का शरीर देखती है जिसमें से पहले ही बदबू आ रही है। वो उसे जंगल के करीब घसीटती है, एक उथली कब्र खोदती है और उसे वहां दफन कर देती है। साथ ही उसके नाम के शुरुआती अक्षर वाला लकड़ी का एक टुकड़ा भी रखती है। उस रात जेन सोने की जगह को सुधारती है और रात के खाने के लिए भुनी हुई मछली तैयार करती है। उस सुनसान आइलैंड पर अपनी पहली रात बिताती है। अगली सुबह जेन बीच पर चलती है और रिसोर्स ढूंढ रही होती है जब वो ये देखकर चौंक जाती है कि ब्रैड का शरीर कब्र से निकाल दिया गया है, क्षत विक्षत कर दिया गया है और किसी या किसी चीज ने उसे घसीट कर दूर कर दिया है। वो लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़ती है, उसे पत्थर से एक भाले में तेज करती है अपनी रक्षा के लिए और चारों ओर देखती है, कुछ देखने की उम्मीद में, पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर से रात हो जाती है और जेन अब किसी भी हरकत या शोर के लिए पूरी तरह चौकस है। उसे डर है कि जो भी ब्रैड के शरीर को ले गया वो उस पर हमला करने आ सकता है, पर कुछ नहीं होता और सब शांत रहता है। अगले दिन जेन दूर कुछ देखती है और उसकी ओर तैरने का फैसला करती है। उसे एक बाल्टी और एक सूटकेस मिलता है। वो और ढूंढने के लिए गोता लगाती है और समुद्र तल पर एक गहरा छेद देखती है। जेन बाल्टी और बॉक्स को बीच पर ले जाती है जहां उसे एक जोड़ी स्नीकर्स और कुछ कपड़े मिलते हैं। उस रात जो उसकी तीसरी रात है वो कपड़े बदलती है और गर्म रहने के लिए स्नीकर्स पहनती है। आग के पास बैठे हुए वो फिर से धातु की पेटी खोलती है और उसके अंदर देखती है। उसे पेटी में एक गुप्त डिब्बे मिलता है जिसमें कुछ तस्वीरें छिपी हैं। वो आग का इस्तेमाल करके तस्वीरों को देखने की कोशिश करती है जब उसे ऊपर से एक विमान की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर फ्लेयर लेने जाती है और उसे जलाती है पर वो काम नहीं करता। वो दूसरी बार कोशिश करती है और वो काम करता है। दूर चमकती हुई फ्लेयर के साथ वो इंतजार करती है कि उसे कोई जवाब मिलता है या नहीं, पर जैसे ही फ्लेयर क्षितिज में गायब हो जाती है जेन को पानी से एक मानव रूपी राक्षस निकलता हुआ दिखता है। डरी हुई वो वापस वहीं भागती है जहां वो बैठी थी, अपना लकड़ी का हथियार पकड़ती है और जंगल में भाग जाती है। उसे छिपने की जगह मिलती है, पत्तों की सरसराहट और पास आते कदमों की आवाज सुनती है। वो तब तक छिपी रहती है जब तक उसे आखिर में राक्षस के जाने की आवाज नहीं आती। अगले दिन जेन वापस बीच पर भागती है। वो फिर से उन 4 तस्वीरों को देखती है जिन्हें वो पिछली रात देख रही थी और पता चलता है कि वे एक परिवार की हैं। आखिरी तस्वीर में एक महिला पेड़ के पास एक बैग पकड़े हुए है जिसे जेन ने पहले ढूंढा था। फोटो में जेन को दूर 2 चमकते बिंदु दिखते हैं। वो सोचती है कि क्या करना है और सूटकेस को खाली करती है। उसमें अपने और ब्रैड के लाइफ जैकेट डालती है और उसे एक बेड़ा के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। वो इस काम चलाऊ बेड़ा को समुद्र में ले जाती है और उस पर चढ़ने की कोशिश करती है, पर कई कोशिशों के बावजूद सूटकेस का बेड़ा उसका वजन नहीं झेल पाता। तो वो लाइफ जैकेट और सूटकेस को वापस बीच पर फेंक देती है। उस रात जेन खोखले पेड़ को अपनी सोने की जगह के रूप में इस्तेमाल करती है। अपने हथियार को पास रखती है अगर राक्षस लौट आए। रात के किसी समय जेन ट्रंक के अंदर सो रही होती है जब उसे राक्षस के आने की आवाज आती है। वो शांत रहने की कोशिश करती है जैसे ही जानवर पास आता है और जेन के अंदर ट्रंक को घुमाता है, पर वो कोई आवाज नहीं करती। शुक्र है
ये डर ज्यादा देर तक नहीं रहता और वो चीज के चले जाने के साथ खत्म हो जाता है। अगली सुबह एक डरी हुई जेन ट्रंक से बाहर आती है और कुछ छोटी मछलियों को चारे के रूप में इस्तेमाल करके एक छोटा शार्क पकड़ने में कामयाब हो जाती है। फिर वो उस शार्क को राक्षस के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करती है उस रात, जो पहले से ही 5वीं है। एक जगह पर छिपकर जहां लटका हुआ शार्क उसकी नजर में है, वो देखती है, उम्मीद करती है कि राक्षस बस शार्क ले लेगा और उसे छेड़े बिना चला जाएगा। जेन कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है और जब वो उन्हें खोलती है तो शार्क पहले ही गायब हो चुका होता है। अगली सुबह जेन घिसी हुई रस्सियों को देखती है और अपने हथियार को तेज करते हुए दूर कुछ देखती है। ये पानी में तैरता हुआ एक शरीर है। वो शरीर के पास जाती है और देखती है कि ये एक आदमी है जो आधा कटा हुआ है और उसका चेहरा क्षत विक्षत है। जेन फिर शरीर को उसी तरह लटकाती है जैसे उसने शार्क के साथ किया था। छठी रात को जेन अपनी छिपने की जगह पर बैठी है, राक्षस को शरीर को गिराते हुए और उसे समुद्र में ले जाते हुए देखती है। उसे एक विमान के इंजन की आवाज आती है, पर वो अभी भी सोच रही है कि क्या करना है जब उसे पास में राक्षस के पैर दिखते हैं, पर वो राक्षस के दूर जाने तक शांत रहने में कामयाब हो जाती है। अगली सुबह जेन पेड़ों में एक ऊंचा जाल सुधारने के लिए एक तारपोलिन तैयार करती है, ये मानते हुए कि वो प्राणी द्वारा देखे बिना आराम कर पाएगी। बाद में उस 7वीं रात को मौसम बदलता हुआ दिखता है और बहुत बिजली चमकती है। उसे पास में राक्षस की आवाज आती है और वो उसे ढूंढती है, जहां बिजली की चमक के दौरान वो प्राणी को देखती है, जो दुर्भाग्य से उसे भी वहीं देख लेता है। वो तेजी से जाल में लेट जाती है और जब राक्षस पास आता है तो वो लगभग हाइपर वेंटिलेट करने लगती है। राक्षस जाल को खींचता है और जेन जमीन पर गिर जाती है, पर जानवर से बचने में कामयाब हो जाती है। वो अपना हथियार पकड़ती है, बीच पर भागती है और हताश होकर दौड़ती रहती है। राक्षस पानी से कूदता है, लगभग जेन को पकड़ लेता है, पर वो तेज है और प्राणी वापस पानी में लौट आता है, फिर से हमला करता है। इस बार वो जेन के सामने खड़ा हो जाता है, जो अपने हथियार से उस पर हमला करती है। राक्षस उसे दूर फेंक देता है, पर इससे पहले कि वो उठ पाए, राक्षस उसे पानी में लात मारता है। जेन जानवर को ढूंढती है, पर वो गायब हो चुका है। अब घायल और डरी हुई वो जंगल में लौटती है और ठीक होने की कोशिश करने के लिए एक पेड़ के ऊपर शरण लेती है। सुबह लड़की बीच पर जाती है और राक्षस के साथ लड़ाई से अपने घावों को धोती है। फिर जेन कपड़े बदलती है और एक इन्फ्लेटेबल बेड़ा को एक टेंट के साथ धीरे धीरे क्षितिज पर आइलैंड की ओर आते हुए देखकर हैरान होती है। उसे जो दिख रहा है उस पर विश्वास न करते हुए वो बेड़ा की ओर तैरती है और जहाज के मलबे से बचे 2 और लोगों को पाती है, उसका बॉयफ्रेंड लुकास ग्रिफिन और उसका दोस्त एमरीड। जब वे बीच पर पहुंचते हैं तो जेन अपनी किस्मत पर शायद ही विश्वास कर पाती है और तुरंत अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में कूद पड़ती है। लुकास उसे दिलासा देता है, ये कहते हुए कि अब सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद लड़की लुकास और मिया के लिए नाश्ता तैयार करती है और उन्हें 20 साल पुरानी सोडा से खुश करती है। वे आइलैंड की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं, पर जेन पानी के नीचे छिपे खतरे के बारे में चेतावनी देती है। लुकास लड़की को शांत होने के लिए कहता है और प्यार से उसे डियर कहता है। वो अपने दोस्तों को समुद्री राक्षस और समुद्र तल में काले छेद के बारे में बताती है, जहां वो अपने पीड़ितों को घसीटता है। ये देखकर कि उसके सबसे करीबी लोग उस पर विश्वास नहीं करते, जेन जैक के बारे में बात करती है, जिसका क्षत विक्षत शरीर राक्षस ने खा लिया था। अपने दोस्त का नाम सुनकर लुकास और मिया शर्मिंदा होकर एक दूसरे को देखते हैं। जेन उन दिनों के सारे भयानक अनुभवों को विस्तार से बताती है और मृत परिवार की एक तस्वीर दिखाती है जो राक्षस की चमकती हुई आंखों को उजागर करती है। अपने सारे तर्कों के बावजूद लुकास और मिया संदेह में रहते हैं। हालांकि मिया मानती है कि आइलैंड पर उस परिवार की कब्रें हैं जो यहाँ रहते थे। वो सोचती है कि उन्हें किसने दफनाया था। वे सुझाव देते हैं कि जेन शांत हो जाए और ब्रैड या कोई और किनारे पर पहुंचने का इंतजार करे। आखिर में धारा सबको इस आइलैंड पर ले आती है। जेन मिया को बताती है कि ब्रैड, जो उसका बॉयफ्रेंड था, जहाज के मलबे में नहीं बच पाया और राक्षस उसके शरीर को पानी के नीचे घसीट ले गया। मिया अपने दोस्तों से दूर आंसुओं में अपने नुकसान को समझने की कोशिश करती है। कुछ समय बाद दोस्त बीच पर अकेले होते हैं। मिया पानी की शांत सतह पर खाली आंखों से देखती है और अपने दोस्त को बताती है कि विशाल समुद्र के बीच में होने से वो कितनी डरी हुई थी। उसने अपने हर दिन को ऐसे गिना जैसे कि वो उसके आखिरी दिन हो, सोच सोच कर और बेड़ा पर सन्नाटे में पागल होते हुए। जेन को यकीन है कि समुद्र में बेड़ा पर जोखिम उठाना बेहतर है बजाय इसके कि यहाँ राक्षस द्वारा खा लिया जाए, पर उसकी दोस्त असहमत है। लुकास को भी पिछले कुछ दिनों में मुश्किल क्षणों का सामना करना पड़ा है और उसे पानी में लौटने की कोई जल्दी नहीं है। हालांकि जेन रात होने से पहले आइलैंड छोड़ना चाहती है। वो पश्चिम की ओर पालने का सुझाव देती है क्योंकि विमान उसी दिशा में उड़ते हैं, इसलिए वहां लोग रहते होंगे। उसके बाद वो युवक से पूछती है कि जाने से पहले ज्यादा से ज्यादा खाना इकट्ठा करने के लिए उसे एक पॉकेट नाइफ दे। पॉकेट नाइफ खोलते ही लड़की को उस पर लाल तरल के निशान मिलते हैं। उसे एहसास होता है कि बेड़ा पर कुछ भयानक हुआ था और लुकास और मिया उससे सच छिपा रहे हैं। हफ्ते भर का खाना अकेले इकट्ठा करने के बाद जेन अपने दोस्तों के पास लौटती है, जो अजीब तरह से दृश्य में लड़खड़ा रहे हैं। वे उसे बताते हैं कि वे फिर से तैरने के लिए बहुत थके हुए हैं। वे सोचते हैं कि आइलैंड पर रहने वाला कोई भी डरावना राक्षस खुले समुद्र में एक बेड़ा पर तैरने से ज्यादा खतरनाक नहीं होना चाहिए। इसके बजाय वे बीच पर आग लगाने और विमानों के दिखाई देने का इंतजार करने का सुझाव देते हैं, पर जेन अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो अपने दोस्तों को लाइफ बोट में चढ़ने और रात होने से पहले भागने के लिए मनाने की कोशिश करती है, पर लुकास उस पर फट पड़ता है और अपने सबसे करीबी दोस्तों के समर्थन के बिना जाने से इनकार कर देता है। लड़की तैरने जाती है जबकि पानी में वो एक चालाक योजना बनाती है।
अपने बॉयफ्रेंड और मिया के सावधान रहने का इंतजार करने के बाद जेन तैयार आपूर्ति को एक कंटेनर में रखती है और फिर इन्फ्लेटेबल बेड़ा को पानी में लॉन्च करती है। उन दोनों के बिना भागने का एक साहसिक प्रयास करती है। जोड़े को इसका एहसास होता है और वे लड़की का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जेन उनसे दूर जाने की कोशिश करती है और अपने पैरों से मिया को कई बार धक्का देती है। आखिर में लुकास अपनी गर्लफ्रेंड को बेड़ा से बाहर फेंकने में कामयाब हो जाता है और मिया उसे एक पतवार से सिर पर मारकर स्थिर कर देती है। जेन को होश आता है जब पहले ही अंधेरा हो चुका होता है। उसे एक पेड़ से बांध दिया गया है ताकि उसे भागने की एक और कोशिश करने से रोका जा सके। मिया बताती हैं कि आइलैंड सुरक्षित है और अंधेरा होने के बाद से उन्हें कोई राक्षस नहीं मिला है। मिया अपनी दोस्त को पतवार से मारने के लिए माफी मांगती है, पर जेन कुछ भी सुनना नहीं चाहती और उसे छोड़ने के लिए कहती है। मिया अभी भी समुद्री राक्षस के बारे में अपनी दोस्त की कहानियों पर विश्वास करने से इनकार करती है, क्योंकि जेन अक्सर पहले अपने करीबी लोगों को धोखा देती थी और बहुत पहले उनका विश्वास खो चुकी थी। जंगल में एक चक्कर लगाने के बाद लुकास लड़कियों के साथ आता है। वो आश्वस्त करता है कि उसे वहां कोई राक्षस नहीं मिला है, पर जेन परेशान है और फिर से कहती है कि राक्षस पानी में दिखाई देता है, जंगल में नहीं। नया जोड़े को अकेला छोड़ने का फैसला करती है और बीच पर टहलने जाती है। उसे रेत में मछली के क्षत विक्षत अवशेष देखकर डर लगता है। लुकास और जेन के बीच एक बातचीत होती है जिसमें लड़का पहले अपनी गर्लफ्रेंड को दिलासा देने की कोशिश करता है और फिर वो सब कुछ कहने का फैसला करता है जो वो उसके बारे में सोचता है। जब वो अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ यार्ड पर मस्ती कर रहा था, जेन खुश नहीं थी। सोचता है कि लड़की उसे दुख के अलावा कुछ नहीं देती और सब कुछ फिर से बर्बाद करना चाहती है। सुरक्षित आइलैंड छोड़ने का फैसला करके जेन फिर से लड़के के दिमाग से अपील करने की कोशिश करती है और उसे छोड़ने के लिए कहती है, पर लुकास ऐसा करने से इनकार करता है। वो लड़की को अपमानित करने की कोशिश करता है और उसे याद दिलाता है कि वो उसका पूरी तरह से समर्थन करता है। लड़के को यकीन है कि भले ही वो उसकी मदद के बिना अकेले आइलैंड छोड़ने में कामयाब हो जाए, वो असहाय और सबके लिए बेकार हो जाएगी। लुकास फिर जेन को डांटता है कि वो आइलैंड से भागना चाहती है, उसे बिना खाने और बचाव की कोई उम्मीद के छोड़ना चाहती है। लड़की बताती है कि आइलैंड पर बहुत सारा खाना है और डरने वाला एकमात्र व्यक्ति खून का प्यासा राक्षस है। लुकास के सारे अपमान सुनने के बाद जेन उससे ये पता लगाने का फैसला करती है कि जैक के साथ बेड़ा पर सच में क्या हुआ था। इससे पहले कि वो असहज सवाल का जवाब दे पाता, मिया की एक हताश चीख जिस पर राक्षस ने हमला किया था सुनाई देती है। लुकास एक मशाल पकड़ता है और लड़की को बचाने के लिए भागता है। जेन को पेड़ से बांधे छोड़ जाता है। मौके पर पहुंचने पर लड़का समुद्री राक्षस को पाता है जिसने पहले ही मिया को खाना शुरू कर दिया है। लुकास जलती हुई मशाल से राक्षस को मारता है, पर वो आसानी से विरोधी को दूर धकेल देता है। जेन मुश्किल से बंधनों से खुद को छुड़ा पाती है और अपने दोस्तों की मदद के लिए दौड़ती है, पर बहुत देर हो चुकी होती है। राक्षस मिया को पकड़ लेता है और उसे पानी के नीचे घसीट ले जाता है। लुकास हॉरर में देखता है, पर मदद के लिए कुछ नहीं कर पाता। जब जेन आती है तो वो हैरान लुकास को पकड़ती है और उसे जंगल की गहराई में ले जाती है जहां वे रात बिताते हैं। आइलैंड पर पहले ही 9वां दिन है। लुकास पेड़ से नीचे उतरने में हिचकिचाता है। उसे डर है कि राक्षस नीचे उनका इंतजार कर रहा होगा। लड़की लड़के को आश्वस्त करती है कि समुद्री राक्षस दिन के दौरान कभी तट पर नहीं दिखाई देता। लड़का पिछली रात की घटनाओं से जूझ रहा है और मिया के गायब होने के लिए खुद को दोषी ठहराता है। लुकास को अपने दुखद विचारों से विचलित करने के लिए जेन सामान और प्रावधान पैक करने में मदद मांगती है ताकि वे आखिरकार शापित आइलैंड से भाग सकें। लड़की भाले से कुछ मछली पकड़ती है और अपनी आखिरी माचिस खाना पकाने में खर्च करती है और जाने से पहले सभी जरूरी चीजें इकट्ठा करने के लिए कैंप में एक और बार जाने का फैसला करती है। फिर वो एक्सपायर्ड गोली कंटेनर को फिर से उठाती है और उसे विचारपूर्वक पकड़े हुए आइलैंड की चुप्पी सुनती है। आखिर में वो और लुकास अपना सामान बेड़ा पर लादते हैं और उसे पानी में लॉन्च करते हैं। अंदर जाते ही जेन को पता चलता है कि अंदर सब कुछ एक लाल तरल से भरा हुआ है, शायद जैक का खून। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को संदिग्ध रूप से देखती है, पर सच्चाई उजागर करने में हिचकिचाती है। लड़का तट से दूर पतवार चलाता है और वे पश्चिम की ओर बढ़ने लगते हैं जहां उन्हें गुजरते हुए विमानों द्वारा पता लगाया जा सकता है। पर फिर लुकास को पानी के नीचे कुछ हिलता हुआ दिखता है। कुछ ही देर बाद समुद्री राक्षस कूदता है और उन पर हमला करता है। लुकास और जेन खुद को बेड़ा के अंदर बैरिकेड कर लेते हैं, पर राक्षस चारों ओर से हमला करता रहता है। वे बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें यकीन था कि राक्षस केवल रात में ही दिखाई देता है। समुद्री राक्षस बेड़ा का निचला हिस्सा तोड़ता है और जेन को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसे अपने पैरों से दूर धकेल देती है। लुकास अपनी फ्लेयर गन से राक्षस के सिर पर कई बार गोली मारता है और उसे एक भाले से पानी में धकेल देता है। बेड़ा के निचले हिस्से में छेद से पानी आने लगता है। थोड़ी देर चुप्पी रहती है, जिसके बाद समुद्री राक्षस जेन को दिन के उजाले में पानी के नीचे घसीट ले जाता है। प्राणी एक शार्क और एक मानव रूपी का विशाल मिश्रण जैसा दिखता है। वो जेन को धीरे धीरे समुद्र तल पर एक काले छेद की ओर घसीटता है, पर लड़की अपने डर पर काबू पाती है और पॉकेट नाइफ याद करती है। जेन उसे राक्षस को घायल कर देती है और वो उससे दूर तैर जाता है, काला तरल निकलता हुआ। अचानक समुद्री राक्षस का ध्यान लुकास पर जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए पानी में कूदता है। राक्षस तेजी से लड़के के पास तैरता है और उसे पकड़ लेता है। लुकास अपने भाले से खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, पर राक्षस उसे काले छेद में घसीट ले जाता है। शक्तिहीन जेन मदद के लिए कुछ नहीं कर पाती। वो पानी से निकलती है और निराशा में चिल्लाती है। कोई चारा न देखकर उसे आइलैंड पर लौटना पड़ता है, जहां फटा हुआ बेड़ा धारा द्वारा ले जाया जाता है। लड़की आग जलाने के लिए संघर्ष करती है और अपनी डायरी में एक आखिरी संदेश छोड़ती है। इसमें वो आइलैंड पर क्या हुआ वो बताती है और राक्षस के साथ अपने अनुभवों को साझा करती है। उसे उम्मीद है कि संदेश उन सभी जहाज के मलबे से बचे लोगों की मदद करेगा जो उसके बाद किनारे पर आ सकते हैं, अगर वो अकेले प्राणी से निपट नहीं पाती है।
जेन समुद्री राक्षस का सामना करने का फैसला करती है और अंतिम लड़ाई की तैयारी शुरू करती है। वो पेड़ की शाखाओं को तेज करती है और कब्रों से उसकी हड्डियां निकालती है ताकि तेज हथियार बना सके। रात में राक्षस फिर से शिकार करने निकलता है। जेन उसे सूखी लकड़ियों और घास के एक घेरे में लुभाती है और फिर उसे आग लगा देती है। राक्षस भ्रमित दिखता है, जाल से निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है। इस क्षण का फायदा उठाकर लड़की कवर के पीछे से बाहर आती है और पहले अपने भाले से हमला करती है। वो और तेज छड़ें पकड़ती हैं और राक्षस पर फिर से हमला करने की कोशिश करती है, पर वो उसे दूर फेंक देता है। जेन हार नहीं मानती और राक्षस पर हमला करती रहती है। हताश होकर उसके हालिया घाव में ज्यादा से ज्यादा भाले घुसने की कोशिश करती है। एक भयंकर टकराव के बाद लड़की अपने हथियार तक रेंगने की कोशिश करती है, पर राक्षस उसे एक विशाल पंजे से पकड़ लेता है। जेन के सिर को कुचलने के इरादे से उसे निचोड़ता है। हताश स्थिति के बावजूद लड़की लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा निकालने में कामयाब हो जाती है और उसे समुद्री राक्षस की छाती में कई बार छेद करती है। दोनों बुरी तरह घायल हैं, पर राक्षस जेन का किनारे तक पीछा करता रहता है। लड़की रुक जाती है, राक्षस पर फिर से हमला करने के लिए तैयार है, पर वो अपनी चोटों से थक कर गिर जाता है। लड़की प्राणी को अपने भाले से छेद कर नष्ट कर देती है और फिर उसके बेजान शरीर का सिर काट देती है। शुक्र है भयानक रात सुबह में बदल जाती है। हम यहाँ जेन को लंगड़ाते हुए बेड़ा की ओर जाते हुए देखते हैं, राक्षस का सिर लिए हुए उस शापित आइलैंड पर जो उसके साथ हुआ उसका सबूत के रूप में, जो अब आग की लपटों में है, और शुक्र है यही उसकी मुक्ति होगी। दूर से किसी को देखने के लिए एक संकेत होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।